दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीतियों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने का अब पैसा मिलेंगे और कथित तौर पर अश्लील, अभद्र और राष्ट्र विरोधी कंटेंट परोसने पर कार्रवाई भी होगी। इसी सप्ताह बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 की घोषणा की थी, जिसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि इस नई पॉलिसी के सामने आने के बाद विपक्ष, कई विश्लेषक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सवाल उठा रहे हैं और सरकार की प्रचार प्रसार करने पर पैसा देने की इस नीति को रिश्वत करार दे रहे हैं। साथ ही वो आरोप भी लगा रहे हैं कि इस नीति के बहाने मौजूदा योगी सरकार अपने आलोचकों को धमका कर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। वहीं सरकार इस नीति को प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम बता रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने। बढ़ते अपने आज की खबर की तरफ। डिजिटल नीति में क्या क्या है खास बातें। नई डिजिटल नीति के बारे में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से 28 अगस्त 2024 को जारी प्रेस नोट में कहा गया है, सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो विज्ञापन के माध्यम से होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट प्रदर्शित किए जाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने दावा किया कि इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश और विदेश में रह रहे हैं, उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मिलेगा। इसे सोशल मीडिया के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें अधिकतम भुगतान 5 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। वहीं यूट्यूब पर श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, कितनी अवधि यानी वीडियो के मामले में का कहाँ होना चाहिए, महीने में कितने पोस्ट होने चाहिए, इसे लेकर भी इसकी पॉलिसी में विस्तृत मापदंड बनाए गए हैं। कब होगी कार्रवाई। सरकार की तरफ से कहा गया है, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी या फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होने चाहिए। हालांकि कौन सा कंटेंट राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में आएगा, इसकी परिभाषा सरकार ने साफ अभी तक नहीं बताई है। ऐसे में कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अपनी सहूलियत और राजनीति के हिसाब से राष्ट्र विरोधी की परिभाषा तय कर सकती है और इसका इस्तेमाल विरोधियों या सोशल मीडिया पर अपने आलोचना करने वाले का दमन करने के लिए किया जा सकता है। हाईकोर्ट में वकील मनुश्रेष्ठा मिश्रा कहते हैं, पहले आईपीसी में धारा 124A यानी राष्ट्रद्रोही में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक प्रावधान था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में राष्ट्रद्रोह को लेकर धारा नहीं है, पर धारा 152 इससे मिलती जुलती है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता के खिलाफ काम करने पर उम्र कैद या 7 साल की सजा से 7 जुर्माना किया जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर IT एक्ट के सेक्शन 66I और 66F से मुकदमा लिखा जा सकता है। विपक्ष की आपत्ति। विपक्ष का कहना है कि इस कदम के जरिए सरकार सोशल मीडिया कंटेंट को भी रेगुलेट करना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि इस कदम से लोकतंत्र कमजोर होगा, लेकिन प्रदेश सरकार की सूचना निदेशालय की तरफ से कहा गया है, इस नीति के अंतर्गत सूचना निदेशक को अधिकृत किया गया है। वो कानूनी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिनका कंटेंट राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो और अभद्र होगा। यह कार्रवाई FIR दर्ज कराने, पोस्ट को डिलीट करने और सरकारी विज्ञापनों को बंद करने तक की हो सकती है। सूचना निदेशालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये नीति लोगों के फायदे के लिए है, न कि किसी को सजा देने के लिए। सरकार की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया को जरिए कहा है कि अभद्र भाषा के मसले पर उम्र कैद की बात अफवाह है। टीम ने लिखा, अभद्र टिप्पणी पर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को लेकर भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पॉलिसी में ऐसी कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएगी, 62,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे, भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है।
क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ और नहीं सोच सकती है? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने बीबीसी से कहा, भाजपा अपने 2 रुपए वाले ट्रोल को रोजगार से जोड़ना चाहती है। सरकार लालच भी दे रही है और डरा भी रही है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। प्रश्न करना और आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है। वो उन्हें दबाना चाहती है। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है मगर हुए बेगाने। यही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच है। उन्होंने कहा कि ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है। लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी से नए रोजगार का सृजन होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले का कठोरता से शिकंजा कसा जाएगा। यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी देश भर में नजीर बनेगी। क्या कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर? उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के बाद सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक जो इस योजना के समर्थन में है तो दूसरा जो इसके विरोध में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने लिखा, टैक्स देने वाले के पैसे से कानूनी तौर पर रिश्वत दी जा रही है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा करता है तो उसके सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करना चाहिए। इसके जवाब में एक दूसरे इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा ने कहा, क्या है नियम टीवी और अखबार पर भी लागू होगा। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे कश्मीर अहेड के संचालक पंकज शंकर ने बीबीसी से कहा, स्वतंत्र न्यूज और व्यूज चलाने वाला डिजिटल मीडिया अब नया मिनिस्ट्रीम मीडिया है और यूपी सरकार की नीति का स्वागत है। इसमें सरकार अपने कामकाज के निचले स्तर पर बताना चाहती है और क्योंकि डिजिटल मीडिया की पहुंच ज़्यादा है उसके दर्शक वफादार होते हैं, इसलिए ये नीति लाई गई है। हालांकि लखनऊ में 60 लाख सब्सक्राइबर वाले 4 PM के संचालक संजय शर्मा कहते हैं, मेरे पास अखबार भी है लेकिन आज तक 7 सालों में सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का विज्ञापन तक नहीं दिया गया। प्रदेश में मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ। क्या सरकार हमें विज्ञापन देगी और नहीं देगी तो इसके लिए क्या कारण बताएगी? ये सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है और सरकार के समर्थकों का इसमें फायदा होगा। हम लोग इस नीति के विरोध में हैं। देश में जब IT एक्ट है तो फिर इस तरह के नियम लाने की क्या जरूरत है? मंत्रांतरण नाम की यूट्यूब चैनल चलाने वाले जितेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं, यह पॉलिसी वैसी है जैसे अखबारों को ऐड दिया जाता है या फिर टीवी पर सरकारी ऐड चलता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि कौन तय करेगा कि कंटेंट कैसा है। सरकार की इस योजना के बारे में सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लाया गया, लेकिन पंजाब की आप सरकार या राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी जब इसी तरह की पॉलिसी लाई तब किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे राज्यों में भी डिजिटल पॉलिसी। उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक के अलावा कई और अन्य राज्यों में केंद्र सरकार की भी अपनी डिजिटल पॉलिसी है। इन राज्यों की डिजिटल पॉलिसी में भी सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप पैसे देने का प्रावधान है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के राजस्थान की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की लाई डिजिटल पॉलिसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब बचाव करते हुए कहा, वो राज्य सरकार के प्रचार प्रसार के लिए थी, न कि लोगों को डराने धमकाने के लिए। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी सोशल मीडिया पॉलिसी की आलोचना राज्य में कई पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कोई खुलकर बोलने के लिए राजी नहीं है। वहीं एक पत्रकार के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पंजाब की सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी सरकार विरोधी कंटेंट ना जाए। ऐसा करने वालों को विज्ञापन नहीं मिलता है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग कहते हैं, पंजाब में किसी तरह की प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं ये उनका निजी या अलग मामला हो सकता है। जहाँ तक यूपी सरकार के बिल की बात है, हम लोग इसके विरोध में, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आज़ाद प्रेस का होना ज़रूरी है। इस मामले पर हमने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा से बात की तो उन्होंने कहा, पंजाब की सरकार प्रेस को दबाने का काम कर रही है और सरकार की कोशिश रहती है कि विपक्ष की खबरें ना चलें। यही नहीं, जो खबर सरकार के खिलाफ होती है
वो भी दबाई जाती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल रही हो। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी हाल ही में डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 से लेकर 5 लाख फॉलोअर्स को नैनो, 5 लाख से 10 लाख फॉलोअर्स वाले को माइक्रो और इससे ऊपर वालों को मैक्रो कैटेगरी में बांटा गया है। कर्नाटक की योजना में दंड देने की बात नहीं की गई है, लेकिन सरकार प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करना चाहती है। मीडिया ने भी जताई है आपत्ति। भारत में डिजिटल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर कहते हैं, सोशल मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम पर भरोसा कम हो रहा है, जिससे सरकारों को इससे काबू करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी से धारा 7(2) को हटाने की मांग की है। एक बयान जारी कर प्रेस क्लब ने कहा, संविधान से पत्रकारिता को जगह दी जाए, जगह दी है, उस पर सरकार को कब्जा नहीं करना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से धारा 7(2) को हटाया जाए। धारा 7(2) में कहा गया है, कोई भी कंटेंट राष्ट्र विरोधी, अभद्र या समाज विरोधी हो, या समाज के विभिन्न तबकों की भावना को ठेस पहुंचाती हो, गलत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से, गलत मंशा से प्रस्तुत करना हो, उस कंटेंट को रद्द करके निर्देश सूचना उस व्यक्ति पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कई यूट्यूबर्स पर हुई है पहले भी कार्रवाई। 14 मार्च 2023 को संजय राणा नाम के एक यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इसके 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी से एक सवाल पूछ लिया था। हालांकि इस मामले पर शुभम राघव नाम के दूसरे शख्स ने राणा के खिलाफ केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने राणा पर सभा में हंगामा करने का आरोप लगाया था। राणा ने इस आरोप से इनकार किया था। वहीं 8 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के एक यूट्यूबर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि हर सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारी होने लगे तो कितने लोगों को जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन एस दुर्री मुरुगन की जमानत याचिका पर दिया था, जिन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर अभद्र टिप्पणी का आरोप था। कोर्ट ने कहा, किसी भी आलोचना के आरोप में हर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता है। 2012 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसा कार्टून बनाए थे जो इस कानून के दायरे में आते हैं। हरियाणा के गांव सवेरा नाम का पोर्टल चलाने वाले मनदीप पुनिया का चैनल कई बार ब्लॉक हो चुका है। पुनिया ने दावा किया कि किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें दिखाने के लिए उनका चैनल ब्लॉक हुआ है। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चैनल फिर से शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। और यूपी सरकार और योगी सरकार का लाया जा रहा कानून आप किस तरीके से देखना चाहते हैं और देखेंगे, और हमारे जैसे अन्य स्वतंत्र पत्रकारों को क्या इस कानून के खिलाफ क्या करना चाहिए, वो भी हमें आप नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इसी तरह की और अन्य खबरें देखते रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फिर ही मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।